गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो टैक्सेशन है उसमें चैप्टर नंबर 5 जो है सैलरी इनकम એટલે કે પગાર અને આવક, उसमें मैं आपको हाउस रेंट अलाउंस जो है એટલે કે घर भाड़ा भत्थू जे है तेना विषे समझावानी छूँ। अभी इसमें ऐसा है कि जब भी जो ओनर है यानी कि मालिक जो है वो अपने एम्प्लॉयर को क्या करता है, तो वो मतलब कि ऐसी फैसिलिटी नहीं देता है हाउस के लिए, मगर जब भी वो हाउस देता है और उसके ऊपर रेंट जो होता है वो उसके पैसे जो कंपनी देती है, ठीक है, ओनर देता है, तो उसमें अभी हमें टैक्सेबल और टैक्स फ्री कैसे निकालनी है हाउस रेंट अलाउंस में। तो अभी इसमें ऐसा है, फर्स्ट हमें लिखना है एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड એટલે કે ખરેખર મળેલું ઘર ભાડા ભથ્થું, खरेखर मरतू घर भाड़ा भत्थू। उसके बाद सेकंड यहाँ पे दिया गया है एक्चुअल रेंट पेड उसका 10% ऑफ सैलरी, यानी कि એટલે કે ખરેખર ચૂકવેલ ભાડું જે છે એ પગારના 10%, એટલે કે પગારના 10%થી વધુ ચૂકવેલ ભાડું, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि एक्चुअल रेंट जितना हमने पे किया है उसको उससे माइनस हमें 10% करना है, ठीक है। उसके बाद है 40% ऑफ सैलरी और ब्रैकेट में लिखा है और 50% इज इन केस ऑफ 4 मेट्रो सिटी, ठीक है। तो એટલે કે ભાડે રાખેલ મકાન मुंबई चेन्नई दिल्ली के कोलकाता, यानी कि मुंबई चेन्नई दिल्ली या कोलकाता में है उसका हाउस जहाँ पे रेंट पे रखा है वो, तो सैलरी का 50%, पगारना 50% અને अन्य स्थले हो तो पगारना 40%, यानी कि जो सैलरी है उसका 50% लेना है। मगर जब भी ये 4 जो मेट्रो सिटी है उससे उसके अलावा दूसरी किसी भी जगह पे है उसका हाउस रेंट पे, तो हमें क्या करना है, सैलरी का 40% लेना है, यानी कि એટલે કે टैक्सेबल अलाउंस कर पात्र भत्थू। तो टैक्सेबल अलाउंस हमारा क्या आएगा, तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड એટલે કે મળેલી રકમ માઇનસ એક્ઝેમ્પ્ટેડ अमाउंट એટલે કે कर मुक्त भत्थू, એટલે કે यानी कि अभी ये जो तीनों हमने ढूंढना, अभी तीनों में से जो भी कम है वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें एग्जेम्प्टेड मिलेगा, ठीक है। अभी जब भी मैं इसके रिलेटेड आपको सम कराऊंगी तभी आपको थोड़ा और समझ में आएगा, ठीक है। अभी उसके बाद मैं आपको करवा रही हूँ दूसरा जो है प्रोविजंस, उसका नाम है एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है। अभी एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है उसमें क्या होता है, तो उसमें फर्स्ट है रिसीव बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि जो नॉन गवर्नमेंट है उसके लिए फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। यानी कि कंपनी के पास से फॉर एग्जांपल 5000 उसे मिला एंटरटेनमेंट अलाउंस का, तो वो क्या हुआ, अगर प्राइवेट कंपनी में है, जो गवर्नमेंट कंपनी में नहीं है, उस बंदे को वो पूरी जो अमाउंट है 5000 वो टैक्सेबल होगी, उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। अभी उसके बाद सेकंड है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लिस्ट इज एग्जेम्प्टेड, यानी कि जब भी जो बंदा गवर्नमेंट जॉब है जिसकी तो उसको जो एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, फॉर एग्जांपल 10,000 उसे मिला, तो उसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें एक्चुअल रिसीव्ड यानी कि 10,000 हमें यहाँ पे मिला। उसके बाद सेकंड है हमें 1/5 करना है ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि बेसिक सैलरी जो हमें मिली हुई है उसका 1/5 हमें करना है, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो हमें लिखना है। उसके बाद थर्ड हमें लिखना है 5,000 रुपीज़। अभी इन तीनों में से जो भी कम है वो क्या होगा, हमारा एग्जेम्प्टेड हमें मिलेगा, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम लोग अमाउंट कैसे निकालेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस की, तो जो हमें एक्चुअल रिसीव हुआ है उसमें से इन तीनों में से जो कम है, यानी कि जो भी कम आया वो एग्जेम्प्ट हमारा हुआ, तो एक्चुअल रिसीव में से हम लोग एग्जेम्प्ट माइनस करेंगे तो हमारा टैक्सेबल एंटरटेनमेंट का जो अलाउंस है वो हमें टैक्सेबल अमाउंट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद है स्पेशियल अलाउंस, એટલે કે આ જે મનોરંજન ભથ્થું આપણને મળેલું છે તેમાં જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ તે સરકારી નોકરી ના હોય એને, તો જે તેને રકમ મળે છે તે પૂરેપૂરી ટેક્સ કર પાત્ર હોય છે, અને જ્યારે સરકારી નોકરીવાળો વ્યક્તિ જે હોય છે તેને આ 3 પહેલાં રકમ લખવાની, પહેલાં ખરેખર મળેલી રકમ, બીજું 1/5 ભાગ
જે એને પગાર મળ્યો હોય તેનો મૂળ પગારનો અને 5,000 રૂપિયા, આ ત્રણેયમાંથી જે ઓછું હોય તે એના માટે કર મુક્ત આવક ગણાશે. અને જે ખરેખર એને રકમ મળેલી છે મનોરંજન ભથ્થાની, તો તે લખવાની. એમાંથી જે આમાંથી એક્ઝેમ્પ્ટેડ એટલે કે જે કરમુક્ત મળી એ માઇનસ કરશું તો આપણને કરપાત્ર रकम મળશે. उसके बाद है स्पेशल अलाउंस, उसमें है फर्स्ट है ट्रैवलिंग, ठीक है, टूर, तो ये भी अलाउंस मिलता है. उसके बाद सेकंड है ऑफिशियल पर्पस, थर्ड है यूनिफॉर्म अलाउंस, फोर्थ है हेल्पर अलाउंस, फिफ्थ है रिसर्च अलाउंस और सिक्स्थ है डेली अलाउंस. अभी ये जो अलाउंस है उसमें क्या होता है कि उसमें फॉर एग्जांपल कंपनी ने आपको 5,000 रुपीज़ दिए, ठीक है, यूनिफॉर्म के लिए 5,000 दिए, तो उसमें आपका कॉस्ट कितना हो तो 2,000 हुआ, ठीक है. तो 2,000 पे आपको कोई भी टैक्स नहीं गिनना है और बाकी के जो आपके पास 3,000 बचे उसमें आपको टैक्स चुकाना है, ठीक है. उसके बाद है फुल्ली टैक्स फ्री परक्विजिट फॉर ऑल काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि अभी ये जो परक्विजिट से यानी कि फैसिलिटीज़, ठीक है, એટલે કે જ્યારે કર્મચારીને સુવિધાઓ આપવામાં આવે, સગવડ આપવામાં આવે, तो अभी ये जो परक्विजिट्स है वो क्या है, वो फुल्ली टैक्स फ्री है, ठीक है, इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है. फर्स्ट है मोबाइल बिल, सेकंड है पर्यटन फैसिलिटी, उसके बाद थर्ड है अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रैवलिंग ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय जब भी ट्रैवल करता है तो जो कॉस्ट होता है, जो अमाउंट हमें लगता है, ठीक है, स्पेंड हम जो भी करते हैं तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं है. उसके बाद टी और स्नैक्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, यानी कि ऑफिस में हमें कुछ भी चाय नाश्ता किया तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा. उसके बाद फिफ्थ है फ्री मील्स ओनली इफ प्रोवाइडेड इन वर्किंग इन रिमोट एरिया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि वो कोई भी बंदा जो है वो उसको फैसिलिटी यहाँ पे ऐसी भी दी जाती है कि उसको खाने की फैसिलिटी दी जाती है तो उस पे भी कोई टैक्स नहीं गिना जाता है. उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर का है प्रीमियम पेड फॉर ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस एक्सीडेंट इंश्योरेंस, यानी कि जब भी कंपनी के बिहाफ में जब भी लाइफ इंश्योरेंस हमें मिलता है ग्रुप में, ठीक है, कंपनी जो हमें करवाती है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है. उसके बाद 7th है कंप्यूटर लैपटॉप, जो कंपनी हमें यूज़ करने के लिए देती है उस पर भी कोई टैक्स नहीं गिना जाता. मगर इसमें ऐसा होता है कि कंप्यूटर लैपटॉप जो है वो उसमें टैक्स नहीं गिना जाता, मगर जब भी वो हमें खुद के यूज़ के लिए जब भी देते हैं, ठीक है, इंटरनल यूज़ के लिए, तो अभी ये उसके ऊपर टैक्स गिना जाता है, ठीक है. और 8th है जर्नल्स, ठीक है, पीरियोडिकल्स. उसके बाद है टैक्सेबल परक्विजिट्स, ठीक है, अभी ये जो है वो फुल्ली या पार्टली टैक्सेबल है परक्विजिट्स, એટલે કે सुविधाओं, यानी कि जो भी हमें फैसिलिटी मिली है कंपनी के बिहाफ में इसमें कुछ % तक टैक्स गिना जाता है. तो अभी इसमें फर्स्ट है गैस, इलेक्ट्रिसिटी और सर्वेंट. अभी ये जो तीनों है उसमें क्या है वो टैक्सेबल है, मगर कभी जब भी फॉर एग्जांपल हमें 5,000 रुपीज़ दिए हैं, ठीक है, गैस के लिए, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और सर्वेंट के लिए, तो अभी इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें हमें टैक्स वो फुल्ली टैक्सेबल गिनना है, ठीक है. अभी ये जो सेकंड है मेडिकल प्राइवेट पर्पस के लिए, ठीक है, अभी जो मेडिकल के लिए जो भी हमें पैसे मिले हैं, ठीक है, अभी वो प्राइवेट पर्पस के लिए हमें दिए गए हैं तो वो फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है. उसके बाद थर्ड है LIC पॉलिसी प्रीमियम पेड बाय कंपनी, यानी कि कंपनी जब भी LIC प्रीमियम पॉलिसी का प्रीमियम जब पे करती है तो वो भी टैक्सेबल होता है. फोर्थ है PF, यानी कि प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज इन एक्सेस ऑफ 12%, यानी कि 12% तक फ्री है, 12% के ऊपर जो भी होता है वो हमारा टैक्सेबल होता है. इंटरेस्ट ऑन PF एक्सकेस ऑफ 9.5%, यानी कि 9.5% तक हमें टैक्स फ्री होता है और उसके ऊपर जितना परसेंटेज हमने इंटरेस्ट मिला होता है तो उस पर हमें टैक्स पे करना होता है, ठीक है.
उसके बाद 5th है हाउस और 6th है कार। तो अभी हाउस के बारे में ये प्रोविजंस है कि जब वो अनफर्निश्ड हो, ठीक है, એટલે કે सजावट वाळू न होय, बिन सजावट वाळू होय। तो अभी ये जो हाउस है वो अनफर्निश्ड हो तो उसमें हमें क्या करना है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को लाइसेंस फी एज पर गवर्नमेंट रूल्स इन टैक्सेबल अमाउंट, यानी कि अभी ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होती है तो उसको क्या होता है कि उसको अभी आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसकी लाइसेंस फ़ी इतनी है, ठीक है, पर मंथ। और उसके बाद जब भी प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए यहाँ पे इफ़ कंपनी ओनर द हाउस, यानी कि कंपनी का खुद का घर हो, और सेकंड है इफ़ कंपनी पेड रेंट, यानी कि कंपनी ने वो घर जो है, हाउस जो है वो रेंट पे लिया है और एम्प्लॉय को यूज़ करने के लिए दिया है, ठीक है। अभी इसमें क्या है, जब भी हाउस कंपनी का खुद का होगा, ओनर कंपनी होगी, तो उसमें क्या है, तो टैक्सेबल इज इक्वल टू पॉपुलेशन अप टू 10 लाख, यानी कि 10 लाख जहाँ पे रहने के लिए हाउस कंपनी ने हमें प्रोवाइड किया है, तो उसके एरिया की 10, वो जो एरिया है उसको, उसमें 10 लाख तक पॉपुलेशन होती है तो हमें 7.5% टैक्स पे करना होता है, ठीक है। ये कितने ये 7.5%, मगर किसके, तो सैलरी के 7.5%, ठीक है। और जब भी 10 से 25 लाख तक पॉपुलेशन है तो हमें 10% टैक्स पे करना होता है। उसके बाद 20 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन हो तो हमें 15% टैक्स पे करना होता है। अब है इफ़ कंपनी पेज रेंट, यानी कि कंपनी रेंट पे करती है, ठीक है। तो अभी उसमें क्या है, तो रेंट एक्चुअल पेड बाय कंपनी, यानी कि कंपनी पर मंथ या ईयरली कितना पे करती है वो हमें यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट हमें यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद और है 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज़ लो, यानी कि सैलरी का हमें 15% लेना है और इन दोनों में से जो भी कम हो वो हमें यहाँ पे કન્સિડર करना है, ठीक है। એટલે કે જ્યારે ઘરની વાત થાય ત્યારે બિન સજાવટવાળું ઘર હોય તો એમાં જ્યારે સરકારી કર્મચારી હોય તો તેના માટે લાયસન્સ ફી આપેલી હશે તે મુજબ કરવાનું રહેશે। અને બીજું છે પ્રાઇવેટ કંપની, તો પ્રાઇવેટ કંપનીમાં જ્યારે પણ કંપનીનું ઘર પોતાનું હોય અને તે ભાડે કર્મચારીને રહેવા માટે આપે તો ત્યારે 10 લાખથી વધુ હોય ત્યાંનું આજુબાજુનું પોપ્યુલેશન, તો ત્યારે 7.5% સેલેરીના એને ટેક્સ ભરવો પડશે। એના પછી 10 થી 25 લાખ સુધીમાં હશે તો 10% ટેક્સ ભરવો પડશે અને 25 લાખથી વધુ હશે તો તેને 15% ટેક્સ ભરવો પડશે। એના પછી છે જ્યારે કંપની ખુદ ભાડું ચૂકવે છે ત્યારે જે ખરેખર ભાડું ચૂકવે છે એ ઓર અથવા 15% સેલેરીના પગારના 15% લેવાના, બેમાંથી જે ઓછું હોય એ આપણે ગણવાનું। उसके बाद यहाँ पे है सैलरी तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सैलरी तो मैंने लिखा, मगर सैलरी में हमें क्या क्या ऐड करना है, तो सैलरी में BABC ये फॉर्मूला जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। BABC का मतलब क्या होता है, B यानी कि बेसिक सैलरी, A यानी कि अलाउंस जो टैक्सेबल है, ठीक है, ओनली टैक्सेबल लेना है, और फिर B है उसका मतलब होता है बोनस और C का मतलब कमीशन, ठीक है। अभी ये जो अलाउंस है उसमें क्या आएगा, जो टैक्सेबल है, ठीक है। अभी ये जो DNS अलाउंस है એટલે કે મોંઘવારી ભથ્થું જે છે તે ટેક્सेबल હોય છે, वो टैक्सेबल होता है, मगर जब भी हमें बोला जाए तभी हमें यहाँ पे काउंट करना है, मगर उसके अलावा हमें काउंट यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को मोटर कार के बारे में बताती हूँ। उसमें फर्स्ट ऐसा है टोटली फॉर ऑफिशियल पर्पस, यानी कि ऑफिस के पर्पस के लिए हमें जो कार मिली है तो उसमें हमें क्या करना है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, यानी कि उसमें कोई भी हमें टैक्स नहीं गिनना है, जो फुल्ली उसका पर्पस क्या है, ऑफिस के यूज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड है टोटली फॉर पर्सनल पर्पस, यानी कि पर्सनल पर्पस के लिए जब भी हमें गाड़ी दी जाती है तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें 2 कंडीशन है। फर्स्ट है इफ़ एम्प्लॉयड हायर्ड द कार एक्चुअल रेंट पेड बाय कंपनी माइनस अमाउंट रिकवर्ड इफ़ एनी, यानी कि
अभी इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर जो है वो हायर करके कार दे रहा है, ठीक है, किसी से पास से कार लेकर वो कार का क्या हायर करता है, यानी कि रेंट पे करता है कार का भी, ठीक है। तो अभी उसमें हमें क्या करना है, तो एक्चुअल रेंट पेड बाय कंपनी, यानी कि कंपनी जो एक्चुअल में जितना भी रेंट पे करती है कार का, उसमें से हमें माइनस करना है अमाउंट रिकवर्ड इफ एनी, यानी कि अमाउंट जितनी भी हमें रिकवर्ड हुई है वो हमें माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है इफ एम्प्लॉयर ओवन द कार, ठीक है, वो खुद की कार हो तो हमें क्या करना है, तो टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी एक्सपेंडेड बाय द कंपनी प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार फॉर वियर टू कियर, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे जब भी जो गाड़ी हो है कार है वो कंपनी की खुद की है और वो हमें दे रहा है, तो हमें ये यहाँ पे लिखना है कि जो टोटल अमाउंट है कार की वो हमें लेनी है, नहीं एक मिनट, यहाँ पे हमें क्या करना है, तो उसके ऊपर हमें एक्सपेंड जितना भी किया है कार के ऊपर ड्राइवर का और जो भी खर्चा हमने किया है वो हमें लेना है, प्लस हमें 10% क्या करना है, तो कार की जितनी भी प्राइस होती है उसका 10% हमें यहाँ पे प्लस करना होता है, ठीक है। એટલે કે જ્યારે ગાડીની વાત કરવામાં આવે ત્યારે જે ગાડી છે તે પૂરેપૂરી ઓફિસના યુઝ માટે ઓફિસના કામ માટે વાપરવામાં આવેલી હોય તે પૂરેપૂરી કરમુક્ત કહેવાય છે, અને જ્યારે તે પર્સનલ યુઝ માટે આપેલી હોય, પોતાના વાપરવા માટે આપેલી હોય, તો તેમાં બે કન્ડિશન છે। એમાં પહેલી છે કે જ્યારે કંપની ખુદ ગાડી બીજા કોઈક પાસેથી ભાડે પદ્ધતિથી લઈને અને આપણને આપે છે, તો તેમાં શું હશે, જે ખરેખર કંપની જે ખરેખર ભાડું ચૂકવે છે ગાડીનું તે, અને એમાંથી માઇનસ આપણને જે રિકવર થયું છે તે, અને બીજું છે જ્યારે કંપનીની ખુદની ગાડી હોય ને આપણને આપે તો આપણે જે કાંઈ પણ ખર્ચા થયા છે ગાડી ઉપર એ લેવાના, પ્લસ ગાડીની જે રકમ હોય એના 10% લેવાના। उसके बाद थर्ड है पार्टली फॉर पर्पस यूज एंड पार्टली फॉर ऑफिस यूज। तो अभी इसमें हमें क्या करना है, तो उसमें फर्स्ट है एम्प्लॉयज पे मेंटेनेंस चार्ज, ठीक है, જ્યારે માલિક ચૂકવે ચાર્જ, ગાડીનો જે કોઈ પણ ચાર્જ હોય તે માલિક ચૂકવે, તો ત્યારે આપણે શું કરવાનું, તો उसमें है इंजन अप टू 1600 सीसी और 100, तो उसमें हमें क्या करना है, जब भी जो हमें गाड़ी मिली होती है उसमें इंजन जो है वो 1600 सीसी से कम हो, ठीक है, तो उसमें हमें 1800 पर मंथ लेना है, ठीक है, प्लस हमें 900 पर मंथ का ड्राइवर का प्लस करना है, ठीक है। अभी उसके बाद है इंजन अबोव 1600 सीसी, तो हमें क्या करना है, यानी कि 1600 इंजन जो भी हमें कार मिली होती है उसका इंजन जो है वो 1600 सीसी से ऊपर का होता है, तो 2400 पर मंथ का हमें लेना है और प्लस हमें 900 करना है पर मंथ फॉर ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर का ऐड करना है 900। मगर कभी जब भी हमें यहाँ क्वेश्चन में आपको बोला गया हो कि ड्राइवर का भी यहाँ पे गिना गया है, ठीक है, ड्राइवर का, तो उसके बाद यहाँ पे इसमें क्या होता है कि इसमें जो टोकन अमाउंट हमें जो मिली हुई होती है तो वो यहाँ पे माइनस नहीं करनी होती है, ठीक है। એટલે કે જ્યારે અંશતઃ પર્સનલ વાપરવા માટે કે અંશતઃ ઓફિસને વાપરવા માટે જ્યારે આપેલી હોય ગાડી, ત્યારે જ્યારે માલિક જે ખર્ચાઓ ખર્ચ કરતો હોય ત્યારે શું કરવાનું, ત્યારે ઇન્જિન જે છે આપણને જે ગાડી આપેલી હોય છે તેમાં ઇન્જિન 1600 સીસીનું હોય કે એનાથી ઓછું હોય, તો એમાં આપણે 1800 પર એટલે કે 1 મહિનાના પ્લસ 900 1 મહિનાના જો ડ્રાઈવરનું કીધેલું હોય તો જ, અને જ્યારે ઇન્જિન 1600 સીસીથી વધુ હોય ત્યારે 24000 પર મંથ આપણે ચૂકવવાના પ્લસ 900 પર મંથ ડ્રાઈવરના, ભલે જ્યારે ડ્રાઈવરનું કહેલું હોય ત્યારે। उसके बाद थर्ड यहाँ पे है इफ एम्प्लॉय पेज मेंटेनेंस, यानी कि जो एम्प्लॉय जो है जो काम कर रहा है उसको जब मेंटेनेंस पे करना होता है, એટલે કે જ્યારે એને ખર્ચ ચૂકવવાનો હોય ત્યારે 1600 सीसी का है, यानी कि 1.6
सीसी का जो होता है कार, तो उसमें उसको क्या करना है, तो 600 पर मंथ प्लस 900 ड्राइवर के। और जब भी 1600 सीसी के ऊपर वाली कार है उसमें 900 ये पर मंथ और प्लस 900 ड्राइवर के। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसमें हमें माइनस क्या टोकन अमाउंट हमें जो मिला होता है वो हमें माइनस नहीं करना होता है। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट है, इसमें प्रोविडेंट फंड के बारे में बता रही हूँ। प्रोविडेंट फंड की जो भी यहाँ पे जोगवाई है, ठीक है, उसके बारे में बता रही हूँ, जो प्रोविजंस है उसके बारे में। उसमें फर्स्ट है, यहाँ पे ऊपर लिख रहा है स्टेशनरी प्रोविडेंट फंड, उसके बाद रेकोग्नाइज प्रोविडेंट फंड और थर्ड है अनरेकोग्नाइज प्रोविडेंट फंड। એટલે કે કાયદા મુજબનું પ્રોવિડન્ટ ફંડ, માન્ય પ્રોविडेंट फंड और अमान्य प्रोविडेंट फंड। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा कि रिकॉग्नाइज फंड है या अनरिकॉग्नाइज है या स्टेशनरी फंड है। ठीक है, अभी इसमें फर्स्ट है एम्प्लॉइज ओनर कंट्रीब्यूशंस, એટલે કે કર્મચારીનો ફાળો હોય તો ये क्या है, अ टाइप ऑफ सेविंग, यानी कि एक प्रकार की बचत है। तो अभी उसमें जब भी स्टेशनरी प्रोविडेंट फंड है तो उसमें हमें क्या करना है, क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन फ्रॉम टोटल ग्रॉस इनकम, उसमें जो एटीसी है उसमें माइनस हो जाएगा। એટલે કે પગારની આવકમાં ગણાય છે કલમ 80C મુજબ કુલ ગ્રોસ આવક ગણ્યા પછી કરપાત્ર કપાતને પાત્ર છે। यानी कि इसकी जो अमाउंट है स्टेशनरी प्रोविडेंट फंड की, किसकी, एम्प्लॉय की, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जब भी हम ग्रोस सैलरी निकालते हैं उसके बाद ये एटीसी में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे कोई भी टैक्सेबल नहीं है। उसके बाद है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो उसमें है कंट्रीब्यूशन क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन फ्रॉम टोटल ग्रोस इनकम एटीसी, એટલે કે પગારની આવકમાં ગણાય છે કલમ 80C मुजब कुल ग्रोस आवक गण्या પછી કપાતને પાત્ર છે। यानी कि इसमें भी कोई टैक्स नहीं गिनना है, ये लास्ट में 80C में माइनस हो जाएगा इसका जो भी अमाउंट होगा वो। उसके बाद है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, એટલે કે अमान्य प्रोविडेंट फंड, उसमें है नो अमाउंट क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन, यानी कि यहाँ पे जो भी अमाउंट हमें मिलती है वो हमें क्या करना है, कोई पर रकम माटे कपात મળતી નથી, इसमें हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कि वो टैक्सेबल होता है। उसके बाद सेकंड है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, એટલે કે માલિકનો ફાળો જ્યારે હોય, तो उसमें स्टेशनरी प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स एज एंड इज नॉट एडेड टू सैलरी, कुल आवकमांथी संपूर्ण कर मुक्त होवाने लीधे पगारनी आवकमां समावेश थशे नहीं। यानी कि इसकी जो अमाउंट है वो फुल्ली टैक्स फ्री है, तो इसमें कोई भी टैक्स हमें नहीं गिनना है। उसके बाद रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, उसमें है एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स अप टू 12% ऑफ द सैलरी, मोरेवर एम्प्लॉयर्स contribution in excess of 7,50,000 per annual taxable, the excess is added to the salary income। એટલે કે પગારના 12% વધુ ફાળો આપ્યો હોય તો વધારાની રકમ પગારની આવકમાં ઉમેરાતી 12% સુધીનો ફાળો કર મુક્ત છે। જો માલિકનો ફાળો વાર્ષિક ફાળો 7.50 લાખ સુધી વધુ હોય तो તે વધારાનો ફાળો પણ પગારની આવકમાં કર પાત્ર ગણીને ઉમેરાશે। यानी कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जितनी भी अमाउंट है वो 12% से ज़्यादा है तो 12% तक हमें लेस मिल जाएगा, यानी कि वो टैक्स फ्री है। और 12% के ऊपर जितना भी है 1%, 2%, 5% वो क्या है, वो टैक्सेबल है। ठीक है, उसके बाद है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो यहाँ पे है नॉट इंक्लूडिंग इन द सैलरी इनकम। ठीक है, बिकॉज इट इज फुल्ली टैक्सेबल इन द ईयर व्हेन द फाइंड इज रिसीव्ड, એટલે કે આવકમાં ગણાશે નહીં કારણ કે તે નિવૃત્તિ વખતે બધી જ રકમ એક સાથે વધુ ઊંચા દરે ચૂકવવા પડશે। यानी कि जब भी ये जो अमाउंट है वो जब भी एम्प्लॉय जो है वो रिटायर जब होगा तब जब भी
ये जो उसकी यहाँ पे जो अमाउंट है वो जब मिलेगी तब वो टैक्सेबल होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि ये अभी गिनना नहीं है। उसके बाद थर्ड है इंटरेस्ट क्रेडिट टू द फंड एन एडिशनल इनकम, એટલે કે પ્રોવિડન્ટ ફંડ વાર્ષિક વ્યાજ વધારાની આવક છે। तो इसमें स्टेशनरी प्रोविडेंट फंड में क्या करना है, तो उसमें है फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स एंड इज नॉट इंक्लूडेड इन द सैलरी इनकम, એટલે કે સંપૂર્ણ કરમુક્ત હોવાને લીધે પગારદારની આવકમાં તેનો સમાવેશ થશે નહીં, ठीक है। उसके बाद है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स अप टू 9.5% पर एनुअल accretion to the employer's contribution in excess of rupees 7.5 lakh in taxable, the excess interest amount is included in the salary income, એટલે કે વાર્ષિક 9.5% દર સુધી જમા થયેલ વ્યાજ કરમુક્ત છે, તેથી વધુ વ્યાજ મળે તો વ્યાજની વધારાની રકમ પગારમાં ઉમેરવી। જો માલિકને વાર્ષિક ફાળો રૂપિયા 7.50 લાખથી વધુ હોય તો તે વધારાની ફાળા પર જમા થયેલ સંપૂર્ણ વ્યાજની રકમ પણ कर पात्र गणीने पगार में उमेराशे। यानी कि इसमें हमें क्या करना है, जब भी हमें प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट मिला है तो हमें ये फर्स्ट चेक करना है कि वो स्टेशनरी प्रोविडेंट फंड है या फिर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है या अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, ठीक है। तो अभी उसमें हमें क्या करना है, जब भी 9.5% तक हमें टैक्स फ्री है और इसके ऊपर जितना परसेंट हमें मिला है वो हमें टैक्सेबल गिनना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में नॉट इंक्लूडिंग इन द सैलरी इनकम बिकॉज इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल व्हेन द अमाउंट ऑफ फाउंड इन रिसीव्ड, એટલે કે આવકમાં ગણાશે નહીં, નિવૃત્તિ વખતે एक साथ વધુ ऊंचा दरे कर चुकवવું પડશે। यानी कि इसकी जो अमाउंट होती है वो अभी उसको पे नहीं करना होता है, इस पर कोई भी टैक्स। जब भी वो रिटायर होता है तभी उसको जितनी भी मिलती है इनकम उसमें से टैक्स पे करना होता है लास्ट में, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको सम नंबर 29 करवाऊंगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सम नंबर 29 करेंगे जो मोस्ट IMP है एग्ज़ाम के लिए। उसमें आपको मैं बता दे रही हूँ कि ये जब भी ये बड़ा सम हो तो पहले आपको ऐसा स्ट्रक्चर बना लेना है, उसके बाद ही सम गिनना है, ठीक है। तो इससे क्या आपको एग्ज़ाम में आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहेगा और उसके हिसाब से आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो सम नंबर 29 है उसकी अमाउंट ऐसी है कि अमिधारा इज़ द डायरेक्टर एम्प्लॉय ऑफ द मुंबई बेस्ड कंपनी एंड सी finished the following information for assessment year 2022-23। अभी उसमें फर्स्ट है बेसिक पे ₹15,000 पर मंथ विच वॉज इंक्रीज टू ₹18,000 with effect from 1st July 2022, ठीक है। अभी इससे यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, અહીંયા મૂળ પગાર એનો 15,000 આપેલો છે માસિક અને જે 7મા મહિનાની 1લી તારીખથી વધારીને 18,000 मासिक કરવામાં આવ્યો। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरी अमाउंट पढ़ लेंगे, यानी कि पूरा जो सम है वो एक बार देख लेंगे, उसके बाद आगे करेंगे सोल्व। सेकेंड है DNS अलाउंस कैलकुलेटेड एट 50% ऑफ बेसिक पे, यानी कि जो बेसिक सैलरी उसका 50% में DNS अलाउंस એટલે કે મોંઘવારી ભથ્થું લેવાનું છે। થર્ડ है अदर अलाउंस एजुकेशन अलाउंस ₹400 पर मंथ फॉर 2 चाइल्ड, એટલે કે शिक्षण भत्थु ₹400 मासिक 2 બાળકો માટે। उसके बाद है होटल अलाउंस ₹1,000 पर मंथ फॉर 1 चाइल्ड स्टडिंग इन हॉस्टेल। होस्टेल भत्थु ₹1,000 मासिक 1 બાળક હોસ્ટેલમાં રહીને ભણે છે। उसके बाद है एंटरटेनमेंट अलाउंस ₹800 पर मंथ, मनोरंजन भत्थु 8,800 मासिक है। उसके बाद फोर्थ है यहाँ पे अ मोटर कार इंजन कैपेसिटी 1.5, ठीक है, 1.5 यानी कि 1400 सीसी का is also provided to her which is used for both the purpose, all its expense are borne by the employee।
એટલે કે માલિક તરફથી 1.4 લીટરની એન્જિનની ક્યુબિક કેपेसिटीवाली मोटर कार બંને हेतु માટે ઉપયોગમાં કરવામાં મળે છે। यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि 2 पर्पस के लिए, ठीक है, बोथ पर्पस, यानी कि वो पर्सनल यूज, उसका पर्सनल यूज भी कर रहा है और ऑफिस यूज भी कर रहा है, ठीक है, જેનો બધો નિભાવ ખર્ચ કર્મચારી પોતે જ ભોગવે છે। यानी कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो खुद ही वो सारा खर्चा एक्सपेंस पे करता है, ठीक है। फिफ्थ है सी हैज़ बीन प्रोवाइडेड अ रेसिडेंट फ्लैट फॉर विच द कंपनी इज पेइंग रेंट फॉर ₹9,000 पर मंथ, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, वो 9,000 रुपीज़, यहाँ पे वो खुद का घर नहीं है, તેમણે કંપની દ્વારા રહેઠાણ માટે એક ફ્લેટની સગવડ આપવામાં આવી છે, જે અંગે કંપની માસિક 9,000 ભાડું ભરે છે। यानी कि 9,000 पर मंथ वो कंपनी पे करे। ये जो फ्लैट है वो कंपनी का खुद का नहीं है। द कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड हाउस होल्ड अप्लायंस कॉस्टिंग ₹3 लाख एंड फर्दर हैड hired the furniture for which the company is paying monthly rent of ₹5,000। એટલે કે આ ફ્લેટમાં કંપનીએ 3 લાખની કંપનીમાં કિંમતના ગૃહ ઉપયોગી સાધનો વસાવેલા છે। આ ઉપરાંત ભાડાનું ફર્નિચર વસાવેલ છે, જે અંગે કંપની માસિક 5,000 ફર્નિચરનું ભાડું ભરે છે। यानी कि यहाँ पे 3 लाख का जो है फर्नीचर है, उसके बाद वो हायर किया हुआ भी फर्नीचर है, वो उसका क्या है अमाउंट, तो 5,000 है पर मंथ, ठीक है। यहाँ पे 6th है ही रिटायर्ड ऑन 31 दिसंबर 2022, ठीक है। अभी यहाँ पे वो रिटायर होता है कब, 31 दिसंबर को रिटायर होता है। तो ये असेसमेंट ईयर हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड कब होगा, 31 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा है वो 31 दिसंबर को रिटायर हो रहा है, ठीक है। आफ्टर completing 34 years and 9 months of service on retirement, the company has paid her the following, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, ये जो बंदा है वो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे 9 मंथ जो है वो हम क्या करेंगे, तो ये 9 मंथ हम लोग नहीं गिनेंगे, सिर्फ 34 ईयर्स ही लेंगे यहाँ पे। उसके बाद ग्रेच्युटी है, यहाँ पे दी गई लीव इनकेशमेंट है, रिफंड ऑफ रिकॉग्नाइज PF है, बैलेंस है। એટલે કે તેણી 31/12/2022 રોજ 34 વર્ષ અને 9 માસ સુધી સળંગ નોકરી પછી નિવૃત્ત થયા। નિવૃત્તિ સમયે તેમને નીચેની ચૂકવણી થઈ છે, ગ્રેચ્યુઇટીની 5,60,000, રજાઓની રોકડમાં રૂપાંતર 1,80,000, માન્ય પ્રોવિડન્ટ ફંડ 4,89,755। उसके बाद 7th है द फॉलोइंग डिडक्शन वेर मेड फ्रॉम हर सैलरी। उसमें फर्स्ट है रिकवर ऑफ लोन 24,000 टेकन फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ हर हाउस। उसके बाद सेकंड है प्रोफेशनल टैक्स 1,800 रुपीज़। उसके बाद सी है इनकम टैक्स ₹16,000 और डी है PF कंट्रीब्यूशन 50% ऑफ बेसिक सैलरी और ई है लाइफ LIC प्रीमियम ₹8,000, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद एफ है टोकन रेंट ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड पर मंथ ₹2,000। એટલે કે અહીં તેમના પગારમાંથી નીચેના પ્રમાણે કપાતો થઈ છે। લોનની વસૂલાત 24,000, વ્યવસાયો 1,800, આવકવેરો 16,000, પ્રોવિડન્ટ ફંડ મૂળ પગારના 15%, જીવન વીમા પ્રીમિયમ 8,000, મકાનની સવલત અંગે ટોકનનું ભાડું માસિક 2,000। उसके बाद है यहाँ पे on 1st February 2023 she joined another company at Ahmedabad at the consolidated salary of ₹30,000 per month, professional tax deduction of 400, ठीक है। એટલે કે તારીખ 1/2/2023 રોજ તેણી અમદાવાદની એક કંપનીમાં માસિક 30,000ના કોન્સોલેટેડ કુલ પગારના નોકરીએ જોડાયા છે। વ્યવસાય વેરાનો કપાત 400 છે। उसके बाद है कम्यूटेड हर ટેક્સેબલ સેલેરી ઇન્કમ ઓફ અસેસમેન્ટ યર 2023-24 એટલે કે આગામી વર્ષ 2023-24 માટે તેમની પગારની કરપાત્ર આવકની ગણતરી કરો।
अभी इसमें हम लोग फर्स्ट लिख देंगे, यहाँ पे बेसिक सैलरी दिया गया है तो हम लोग पहले लिखेंगे बेसिक सैलरी, ठीक है। बेसिक सैलरी, अभी यहाँ पे बेसिक सैलरी हमें कितनी लेनी है, तो वो 15,000 पर मंथ लेनी है। अभी वो रिटायर कब हो रही है, तो 31 डिसेम्बर को वो रिटायर हो रही है, એટલે કે નિવૃત્તિ તે 31 डिसेम्बરના થાય છે। अभी यहाँ पे हमें 1 अप्रैल से, उसके बाद यहाँ पे दिया गया इंक्रीज टू ₹18,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई, એટલે કે એ તેને 1 જુલાઈથી 18,000નો પગાર મળે છે અને તેના પહેલાં તેને 15,000નો પગાર મળે છે। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 जून 2022 का पर मंथ कितना है, 15,000 है। इंटू हम लोग क्या करेंगे, कितने मंथ हुए, 4, 5 और 6, यानी कि 3 मंथ हुए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 45,000। उसके बाद 1 जुलाई से उसकी कितना हो रहा है सैलरी, 18,000 पर मंथ, ठीक है। और उस वहाँ से लेके 31 दिसंबर तक कितने मंथ हुए, तो 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 6 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1,08,000। तो इसका टोटल क्या होगा, 1,53,000। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, 45,000 प्लस 1,08,000, तो यहाँ पे 1,53,000। उसके बाद यहाँ पे सेकंड दिया गया DNS अलाउंस, એટલે કે મોંઘવારી ભથ્થું, वो उसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट एट 50% ऑफ बेसिक पे। એટલે કે આ જે મોંઘવારી ભથ્થું છે તે અહીંયા કેટલું લેવાનું છે, यहाँ पे जो बेसिक सैलरी दी गई है, ये जो है यहाँ पे 50% दिया गया है, वो किसका, बेसिक का, यानी कि 1,53,000 का हम लोग 50% निकालेंगे तो 76,500, तो वो हम लोग सीधा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड है एजुकेशन अलाउंस, तो वो यहाँ पे है एजुकेशन अलाउंस, वो 400 पर मंथ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मंथ कितने, 9 मंथ है, वो कैसे, तो 1 जो अप्रैल है उससे वहाँ से लेके 31 दिसंबर तक, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 9 मंथ हो गए। तो 400 × 9 हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3600। अभी उसमें से हमें क्या करना है, तो यहाँ पे एजुकेशनल के लिए हमें यहाँ पे ये जो यहाँ पे दिया गया 4 2 चाइल्ड दिया गया है, अभी 2 बच्चों का हमें कितना मिलता है, वो टैक्स फ्री होता है, एग्जेम्प्टेड हमें कुछ मिलता है, वो कितना मिलता है, तो ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए हमें पर मंथ का 100 मिलता है, तो 100 मिलता है और यहाँ पे 9 मंथ है और 2 चाइल्ड का है, यानी कि 100 × 9 × 2, यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा 1800। तो माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 1800। 3,600 में से 1,800 हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हमारा एग्जेम्प्टेड पोर्शन है, એટલે કે આ કર મુક્ત છે। આમાંથી એક બાળક માટે 100 રૂપિયા પર મંથ મળે છે અને એવા 2 બાળકોને મળે તો 1,800 રૂપિયા આપણું कर मुक्त કહેવાય। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ है हॉस्टल अलाउंस, तो यहाँ पे जो हॉस्टल अलाउंस है वो ₹1,000 पर मंथ दिया गया है, 1,000 पर मंथ, तो वो कितना होगा 9,000। उसमें से हमें माइनस कितना करें, 1 चाइल्ड का ही सिर्फ करना है, और वो कितना हमें पर मंथ 300 रुपये मिलते हैं जो एग्जेम्प्टेड है, और यहाँ पे मंथ कितने हैं 9 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2700। तो 9,000 में से 2,700 जब भी हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6,300, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये रहा, उसमें है ₹800 पर मंथ के 800 मिलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो ये नोट नंबर मैंने 1 लिखा है। जब भी हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन ये जो सम सोल्व करें तो यहाँ पे हमें ऐसे करके दिखाना है।
नोट नंबर यहाँ पे 1 लिख के उसके बाद यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे कि एंटायर EA यानी कि एंटरटेनमेंट अलाउंस मनोरंजन जत्थु इज कंसिडर्ड टैक्सेबल एज श्री અમીર ધારા ઇઝ એન નોન ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોઈઝ, એટલે કે આ જે અમીર ધારા છે એ સરકારી કર્મચારી નથી, એ તેનાથી શું થશે, એટલે કે આ જે મનોરંજન ભથ્થું છે તે પૂરેપૂરું કરપાત્ર છે. यहाँ पे वो फुल्ली टैक्सेबल होगा. 800 इंटू 9 तो यहाँ पे 7200 आएगा. ठीक है. उसके बाद 6 नंबर का यहाँ पे दिया गया है. 6 नंबर का है सी रिटायर्ड 31st December 2022 after completing 34 years and 9 months of service on retirement. The company has paid her the following, यानी कि ग्रेजुएट इसको 5,60,000 मिली है. तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे परक्विजिट फॉर मोटर्स, ये नोट नंबर 2 है, ये मैंने पहले लिख दिया है. तो ये जो ग्रेजुएटी का है वो हम लोग नोट नंबर 3 लिखेंगे. तो यहाँ पे कितनी है ग्रेजुएटी हमें मिली है, लेस माइनस हम लोग एग्जेम्प्टेड करेंगे. एग्जेम्प्टेड हमें ढूंढना पड़ेगा, तो वो मैं पीछे यहाँ पे नोट 2 करके लिख रही हूँ. ठीक है. ये यहाँ पे नोट नंबर 2. ठीक है. तो उसमें हम लोग कैसे गिनेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे एक्चुअल रिसीव्ड ग्रेजुएटी. ठीक है. वो है हमारे कितनी, तो वो यहाँ पे है 5,60,000. उसके बाद सेकंड हमें लिखना है 20 लाख. और थर्ड हमें क्या लिखना है, थर्ड हमें लिखना है यहाँ पे लिस्ट ऑफ द ईयर्स, यानी कि लिस्ट ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज हमें निकालना है. तो यहाँ पे 10 साल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 6 मंथ का 1,08,000 और बाकी के 3 मंथ्स का 45,000. अभी यहाँ पे 9 मंथ हुए, हमें तो 10 मंथ का चाहिए. तो इससे पहले भी हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि इसकी इनकम भी 15,000 ही पर मंथ थी. तो ये जो आंसर है 1,53,000, उसमें हम लोग 15,000 प्लस कर देंगे. तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी. ठीक है. वो यहाँ पे कितनी हुई, तो 1,68,000 हुई टोटल. डिवाइड हम लोग 10 से करेंगे तो 60,800 यहाँ पे मिलेगा हमें. तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 60,800 इंटू हाफ कर दूंगी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि वो कितने साल तक जॉब उसने की है. तो यहाँ पे 34 ईयर्स से वो जो ऊपर के 9 मंथ है वो यहाँ पे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. तो ये जो 16,800 है डिवाइड बाय 2 करेंगे इंटू 34 करेंगे तो यहाँ पे कितना आया 2,85,600. तो अभी इन तीनों में से कम कौन सा, ये जो है पोर्शन ये कम है. तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एग्जेम्प्टेड हुआ. तो वो यहाँ पे लेस एग्जेम्प्टेड में क्या मैं लिख दूंगी 2,85,600. ठीक है. उसके बाद ग्रेजुएटी हमें मिली है 5,60,000 की. अभी ये 5,60,000 में से मैं माइनस कर दूंगी 2,85,600. तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 2,74,400. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, तो वो है लीव इन कैशमेंट 1,80,000. तो यहाँ पे लीव इन कैशमेंट का क्या करना है, तो इसमें है मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड ऑफ ₹3 लाख. ठीक है. अभी लीव इन कैशमेंट का यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं आएगी. क्यों, क्योंकि इसकी यहाँ पे अमाउंट कितनी है 1,80,000 और एग्जेम्प्टेड हमें 3 लाख तक तो मिलता है. तो कोई भी यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट नहीं होगा लीव इन कैशमेंट का. ठीक है. એટલે કે લીવ ઇન કેશમેન્ટ એટલે રજાઓનું રોકડમાં જે રૂપાંતર થયું છે 1,80,000 એનું, તો એમાંથી 3 લાખ સુધી તો આપણને કર મુક્ત મળે છે. તો 1,80,000 તો ઓલરેડી कर मुक्त જ હશે, એટલે એને માટે કોઈ રકમ અહીંયા લખશું નહીં. उसके बाद यहाँ पे है रिफंड ऑफ रिकॉग्नाइज पीएफ બેલેન્સ. પીએફની બેલેન્સ છે એટલે કે અહીંયા પ્રોવિડન્ટ ફંડની બેલેન્સ છે
तो वो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज की है, ठीक है, रिकॉग्नाइज पीएफ बैलेंस। तो रिकॉग्नाइज पीएफ बैलेंस में मैंने आपको बोला था कि एम्प्लॉयर का है या एम्प्लॉय का, तो ये क्या है, ये एम्प्लॉयर का है। तो जब भी एम्प्लॉयर का रिकॉग्नाइज फंड होता है तो उसमें क्या होता है, तो 12% हमें देखना होता है यहाँ पे, ठीक है, 12% का हमें देखना होता है। मगर उसके बाद और में भी है कि जब भी ये जो है रिकॉग्नाइज फंड और इसमें एम्प्लॉयर का, तो जब भी 7,50,000 तक हो तो वो, उससे ज़्यादा हो तो वो टैक्सेबल है। तो यहाँ पे 7,50,000 से तो कम है, तो ये भी हमारा टैक्स फ्री होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे द ફોલોઇંગ डिडक्शन वेर मेड फ्रॉम हर સેલેરી, એટલે કે તેની સેલેરી એટલે પગારમાંથી નીચેની કપાતો છે, એમાં લોનની વસૂલાત છે। लोन की जो रिकवर्ड फ्रॉम लोन है उसका कुछ भी यहाँ पे एंट्री नहीं आएगा। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स है એટલે કે વ્યવસાય વેરો 1800, તો એ અહીંયા લખશું માઇનસ પ્રોફેશનલ ટેક્સ વ્યવસાય વેરો 1800। उसके बाद पीएफ कंट्रीब्यूशन 50% ऑफ सैलरी, એટલે કે પ્રોવિડન્ટ ફંડ છે જે મૂળ પગારના 15% છે, उसका भी यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद LIC प्रीमियम ₹8,000, तो इसका भी कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 7th है टोकन रेंट फ्रॉम अक्यूमडेशन प्रोवाइडेड पर मंथ ₹2,000। अभी ये क्या है, रेंट है किसका, हाउस का, ठीक है। तो यहाँ पे हाउस यहाँ पे हमने हाउस की गिनती नहीं की है, वो यहाँ पे रह गई है। 5th जो है वो हाउस का है, ठीक है। तो ये मैं आपको करवाती हूँ अभी। 5मुં જે છે એ ઘરનું આપેલું છે અને चौथું જે છે એ ગાડીનું આપેલું છે। 4th जो आपका कार का दिया गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने नोट नंबर 2 करवा दिया। उसके बाद 3rd में आपको करवाती हूँ फर्स्ट कार का। तो यहाँ पे कार का ये रहा, तो ये 3rd होगा और ये 4th होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, अभी ये जो नोट नंबर 3 है उसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग देख लेंगे कि ये जो कार है એટલે કે ગાડી છે તેના વિશે અહીં શું કહેલું છે। तो अभी यहाँ पे गाड़ी में ऐसा बोला गया है कार में कि मोटर कार इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू हर विच इज यूज्ड फॉर बोथ पर्पस, ठीक है, दोनों पर्पस के लिए है। और यहाँ पे क्या है 1.5 लीटर की है, ठीक है। तो 1.5 लीटर यानी कि 1.6 लीटर से कम जो होती है कार, उसमें क्या होता है, उसमें हमें कितना पे करना होता है 600 पर मंथ, ठीक है। और इनटू हमें क्या करना होता है, अभी यहाँ पे हम लोग पहले देख लेंगे कि मैंने अभी आपको सिखाया कि अभी ये जो कार है उसमें हमें क्या करना है। तो इफ़ एम्प्लॉय पे कर रहा है मेंटेनेंस, तो ये कम है, 1600 सीसी से कम है, ठीक है। तो अभी उसमें हमें 600 पर मंथ प्लस हमें 900 इफ़ ड्राइवर का, यहाँ पे ड्राइवर का कुछ बोला नहीं गया, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 600 पर मंथ यानी कि 600 इंटू पर मंथ इंटू 9 करेंगे, ठीक है। 9 मंथ है हमारे, तो 600 इंटू 9, तो यहाँ पे 5400 आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 5400 हमें मिला। तो ये हमारा क्या होगा, इस पे हमें टैक्स गिनना है, ठीक है। तो नोट नंबर 3 के सामने यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5400, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ परक्विजिट ऑफ हाउस, यानी कि हाउस की हमें यहाँ पे नोट्स गिननी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी नोट नंबर 4। उसमें हमें क्या करना है, ये जो हाउस है वो रेंट पे कंपनी ने लेके हमें दिया है। तो ये फर्स्ट उसमें है एक्चुअल रेंट पेड बाय कंपनी, तो वो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे कंपनी ने एक्चुअल 9000 पर मंथ दिया है रेंट, ठीक है। 9000 इंटू 9 मंथ्स का, ठीक है। तो वो 81,000 हो गया यहाँ पे। अभी हमें क्या करना है, ये 81,000 तो हो गया, मगर उसके बाद और है सेकंड नंबर का 50% ऑफ सैलरी का हमें 50% निकालना है। वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे,
सैलरी यानी कि BABC, ठीक है। तो BABC का मतलब होता है B यानी कि बेसिक सैलरी, वो है 1,53,000, ठीक है, ये रही। प्लस हमें DNS अलाउंस हमें 50%, यहाँ पे क्या करना होगा, तो ये जो है 50% ऑफ DNS अलाउंस, उसका हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 50% बोला गया है, मगर रिटायरमेंट के दौरान कितना लेना है वो यहाँ पे नहीं बोला गया है। उसके बाद एजुकेशनल अलाउंस लेके शिक्षण भत्तू, वो यहाँ पे टैक्सेबल कितना है 1,800, प्लस उसके बाद यहाँ पे होटल्स अलाउंस का जो दिया गया है उसका टैक्सेबल कितना है 6,300, प्लस उसके बाद यहाँ पे हमें क्या देखना, एंटरटेनमेंट अलाउंस, उसका टैक्सेबल है 7,200। उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। तो इन चारों का हम लोग टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,68,300, ठीक है। इसका हमें 50% लेना है, ठीक है। तो 50% ऑफ सैलरी, तो वो यहाँ पे कितना आएगा 2,5,245, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया 50% ऑफ सैलरी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस हमें करेंगे कि जो ओनर ने फर्नीचर जो है उसका रेंट पे किया है, रेंट पेड बाय ओनर, ठीक है, किसका, फर्नीचर का। तो यहाँ पे फर्नीचर का हमें दिया गया है कि 3 लाख का फर्नीचर है जो फिक्स्ड है, मगर उसके बाद रेंट पे हमें कितना है 5,000। तो ठीक है, तो अभी इस 5,000 इंटू हम लोग 9 करेंगे 9 मंथ्स के लिए, ठीक है। 5,000 इंटू 9, तो यहाँ पे 45,000 आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे कि जो ओनर ने जो भी जो 3 लाख का जो यहाँ पे फर्नीचर उसने दिया है, ठीक है, तो वो उसका 10% हमें लेना है। यहाँ पे मैं लिख दूंगी फर्नीचर, ठीक है। एक्चुअल जो है वो है यहाँ पे 3 लाख, उसका 10% निकालेंगे, मगर सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स का, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो यहाँ पे कितना है 22,500। तो इसका टोटल हमारा क्या होगा, तो 92,745। अभी इसके बाद इसमें से हम लोग माइनस क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें टोकन रेंट मिला है। टोकन रेंट कितना है 2,000 पर मंथ का। तो टोकन रेंट यहाँ पे लिख देंगे 2,000 रुपीज़ पर मंथ का 9 मंथ के लिए। तो यहाँ पे 18,000 आएगा। तो इसमें से माइनस हम लोग 18,000 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14,145। तो ये हमारा फाइनल आंसर है जो हम लोग नोट नंबर 4 में लिख देंगे। कितना आया 74,745, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि वो 1 फरवरी को ज्वाइन अनदर कंपनी में हो रहा है अहमदाबाद में, ठीक है। तो वहाँ पे इसको सैलरी कितनी मिल रही है, तो 30,000 पर मंथ मिल रही है। तो यहाँ पे बी करके हम लोग लिख देंगे सैलरी फ्रॉम अहमदाबाद कंपनी 2 मंथ्स की, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड सैलरी ₹30,000 है, वो कितने 2 मंथ्स के लिए। क्यों? क्योंकि असेसमेंट ईयर हमारा 31 मार्च को कंप्लीट हो जाता है। तो फरवरी मार्च 2 मंथ ही हुए, तो 30,000 इंटू 2 यानी कि 60,000 यहाँ पे आएगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इन सबका हम लोग जब टोटल करेंगे तो हमें ग्रोस सैलरी मिलेगा। उसके बाद हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना 50,000 माइनस करना है। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स जो पहले आपको दिया गया है कि प्रोफेशनल टैक्स 1800 है और प्लस 400 मैंने क्यों किया है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि जब भी वो अहमदाबाद कंपनी में जाता है तो उसकी पर मंथ की सैलरी 30,000 है और उसमें प्रोफेशनल डिडक्शन 400 का मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, तो वो 1800 प्लस 400, तो यानी कि 2200। तो यहाँ पे 55,000
200 माइनस करेंगे तो हमें टैक्सेबल सैलरी मिलेगी। अब इन सभी का मैं टोटल कर रही हूँ। 1,53,000 प्लस 76,500 प्लस 1,800 प्लस 6,300 प्लस 7,200 प्लस 5,400 प्लस 7,4,745 प्लस 2,7,4,400 प्लस 60,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 6,59,345। ठीक है, उसमें से माइनस 52,200 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 6,700,145। ठीक है, तो अभी ये हमारा क्या हुआ, तो ये हमारा टैक्सेबल सैलरी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये सम कंप्लीट होता है। ये यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट टाइम पिक सम है, तो ये आप ध्यान से फिर से एक बार देख लेना। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।